हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसबीआई पीओ मेंस 2018। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम में। 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लेसन नंबर 32 था, पार्ट 1। और मैंने उसमें प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और वो रहा ये वीडियो जिसमें हम ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डील करने वाले हैं आज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी कंप्लीट है। आपने क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स देखे हुए हैं, आपको आर्गुमेंट पहचानना आता है, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को बेटर तरीके से अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, आसान है कि डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन मुश्किल है, मॉडरेट है, ये सारी चीज़ें तभी गणनाएं हो सकती हैं जब आपको ये पता हो कि हमारी लेवल ऑफ तैयारी क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे और हम बढ़ेंगे आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहले पैसेज दिया है, डायरेक्शन कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड द इंडियन एयरफोर्स to review and change its protocols dealing with issues of stress and substance abuse in the force, saying its system has to be in tune with the law. अब यहाँ पर क्लियरली बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है किसको, इंडियन एयरफोर्स को। इसको रिव्यू करने के लिए बोला है, किस चीज़ को, और उसके प्रोटोकॉल्स को चेंज करने के लिए भी बोला है, ताकि आप ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ के जो केसेस आते हैं एयरफोर्स में, स्ट्रेस या सब्सटेंस अब्यूसेस, जैसे कि अल्कोहलिक है कोई, या ड्रग अब्यूज़ कर रहा है या ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कैसे वो डील करें। इट हैज़ टू बी इन ट्यून विद द लॉ, बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर बता दी कि लॉ से आप ट्यून्ड नहीं है, यानी कि कुछ आप ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि अगेंस्ट लॉ है। ठीक है, द डायरेक्शन बाय अ बेंच ऑफ जस्टिस एस मुरलीधरन एंड विनोद गोयल वॉज इशूड एज इट डिसअप्रूव्ड ऑफ द मैनर इन विच द IAF हैड केप्ट अ 30-year-old कॉर्पोरल, 30 साल का एक कॉर्पोरल था, कन्फाइंड इन अ हॉस्पिटल साइकेट्रिक वार्ड एज ही वॉज एल्कोहलिक। अब यहाँ पे कन्फाइंड शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दो बातें बताई गई। पहली बात तो ये कि IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का जो तरीका है वो गलत है। अगर कोई सब्सटेंस या अल्कोहलिक है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको रिहैबिलिटेट कैसे करना है, वो उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो वो नहीं फॉलो अप कर रहे हैं। एक मेंटल हेल्थ एक्ट है जिसके तहत आपको काम करना चाहिए था। ये मैं आपको अपनी इमोशनल नॉलेज से बता सकता हूँ। तो इन केसेस को कैसे हैंडल करना है उसका अलग तरीका होता है, ना कि किसी आप उसको साइकेट्रिक वार्ड में डाल करके उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे, वो एक तरीका सही नहीं है। और कन्फाइंड शब्द का मतलब ये है, और हाई कोर्ट आप तो कब जाओगे जब आपको कोई रॉन्गफुली अगर कन्फाइन करता है, तो इसमें एक रिट आती है हेबस कॉर्पस की। ठीक है, ये भी मैं इमोशनल सेंस से आपको बता सकता हूँ। तो ये बैक ऑफ माइंड में आपके चलना चाहिए जब आप कन्फाइंड शब्द देख रहे हो, कि आपको अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी बॉडी को, आपको फिजिकली मेंटली आपको किसी तरह एक जगह कैप्चर करके रखा जाएगा, तो कैसे आप उसको छुड़वाओगे। उसका एक बहुत बढ़िया रेट दिया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ये अवेलेबल है आर्टिकल 32 में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सॉरी, हमने क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट अबव। क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकल सकते हैं? मैंने तो पहले ही सब कुछ डिस्कस कर दिया कि दोनों लाइंस में आपको क्या बताने की कोशिश की गई थी। ऑब्वियसली आपने रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन करके रखा है। दूसरी आपने बात बताई कि उनका जो सिस्टम है वो इट इज़ नॉट ट्यून्ड विद द लॉ। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फ्रेंस निकल के आएंगे, क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर इन्होंने 1 और 2, 3 और 4 स्टेटमेंट्स ना दे करके सिर्फ ABCDE पूछा है, यानी कि कोई एक इन्फ्रेंस होगा। तो हमें ये जज करना होगा कि एक बेटर आंसर कौन सा है। ठीक है, तो पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट वांट्स टू मेक श्योर द IAF डज नॉट थिंक दैट द मेंटल हेल्थ एक्ट डज नॉट अप्लाई टू इट। ये एक बहुत ही क्लियर आंसर हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी मेंटल हेल्थ एक्ट की बात डायरेक्टली नहीं की। हाँ, आपने बोला इट इज नॉट ट्यून्ड विद द लॉ। हाँ, इससे मैं थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ कि हाँ, ये आंसर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये आंसर हो सकता है। There cannot be such a casual exercise that you can keep a person hospitalized for as long as you want. आप किसी बंदे को, किसी भी पर्सन को आप ज़्यादातर देखोगे तो एक टाइम पीरियड होता है, अगर वो ठीक हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पर यहाँ पर एक ओपिनियन देने की कोशिश की गई है, एक सजेशन है, एक कोर्स ऑफ एक्शन देने की कोशिश की गई। सेकेंड लाइन में आपने जो दिया है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन है। कहीं ना कहीं मुझे अपने इमोशनल सेंस से पता है कि मेंटल हेल्थ एक्ट सब पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होती है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स ही क्यों ना हो। काफ़ी प्रोबेबल आंसर होगा। कई लोग क्या करेंगे, ए पे टिक करेंगे और आंसर आगे बढ़ जाएंगे। जी नहीं, अभी हमें बाकी ऑप्शंस देखने, हमें ये देखना है कि किसका इंडक्शन ज़्यादा है,
कौन सा ज़्यादा इन्फर होता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पर दिया है कि द कोर्ट वॉज हेयरिंग अ हेबस कॉर्पस petition filed by the corporal's family claiming their son was being illegally confined at the army base hospital। अब वहां पर सेकेंड लाइन में क्लियरली कन्फाइंड शब्द देखा हमने, और वही कुछ यहां पर भी बताया गया। जब हमसे इन्फरेंस, लॉजिकल डिडक्शन या इस तरीके का इन्फरेंस पूछा जाता है तो हमें अपनी इमोशनल और लॉजिकल दोनों सेंस का इस्तेमाल करना होता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। ऑब्वियसली जब आप इलीगली कन्फाइन करके रखोगे तो हेबस कॉर्पस की रिट का पिटिशन फाइल कर सकता है कोई भी किसी भी कॉर्पोरल की अगर फैमिली चाहे तो किसी भी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पर वो डायरेक्टली हेबस कॉर्पस फाइल कर सकता है और वो ये कह सकता है हॉस्पिटल या इंडियन एयरफोर्स को कि वो उसको डिस्चार्ज करे, बिकॉज ही इज नॉट इट्स नॉट अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, इट इज एल्कोहलिक, ही नीड्स रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लाइकली आंसर हो सकता था ऑप्शन ए, बट उससे ज्यादा लाइकली आंसर है ऑप्शन बी। अब हमारे पास यहाँ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें या तो ए में से या बी में से डिसाइड करना था। चलिए सी भी देख लेते हैं। सी देखते हैं। द कोर्ट आस्क्ड द IAF टू डिपॉजिट इन कोर्ट वन कंप्लीट कॉपी ऑफ द कॉर्पोरल्स मेडिकल रिकॉर्ड बाय जुलाई 16 एंड लिस्टेड द मैटर फॉर फर्दर हियरिंग ऑन August 17। ये तो फैक्ट है और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पैसेज है, तो इसको एज एन इन्फरेंस रिजेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। Central Government Standing Counsel Ripudaman Singh Bharadwaj, appearing for the IAF, said the Air Force acted with the bona fide intention in the instant matter. However, the court refused to accept the argument. ये भी एक स्टेटमेंट दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू दी पैसेंजर, क्लियरली रिजेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी एक बहुत ज्यादा लाइकली इंडक्टिव आंसर है, इसके चांसेस होने के 90 to 95%, 99% चांसेस हैं कि ऑप्शन बी होगा आंसर। हम इंडक्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भी अच्छा इंडक्टिव आंसर है, बट इन द लाइट ऑफ ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एक लाइट आंसर होगा, थोड़ा सा लेस इंडक्टिव होगा, थोड़ा सा कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ रहा है, इन्फ्रेंस की तरफ नहीं जा रहा है, तो मैं इसको भी रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, ऑप्शन ए को भी रिजेक्ट करेंगे और ऑप्शन बी पे हम टिक करके आएंगे। बहुत ही क्लियर आंसर होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि इसने कंफ्यूज किया हमें ऑप्शन ए से, तो वहां पर जब हमारे पास समय नहीं होता है और हमें जज करना होता है तो हम ज्यादा इंडक्टिव आंसर की तरफ टिक करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपने कन्फाइन बोल दिया, बस वही एक वर्ड था जिसे हम पकड़ के आगे बढ़ना था। मेंटल हेल्थ एक्ट थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में तो अप्लाई हो जाता है क्योंकि आपने ट्यून ऑफ द लॉ की बात की, बट इंडक्टिवली देखा जाए तो वो कन्फाइन करना वाली बात, क्योंकि हमें तो मिनी कंक्लूजन देखना है, वो इन्फ्रेंस देखना है हमें, तो वो आंसर बेटर होगा ऑप्शन बी। इसका सॉल्यूशन यहाँ रहा आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर भी पहले पैसेज दिया और फिर क्वेश्चन पूछा गया है। इन व्हाट हैज बीन टाउटेड एज द बिगेस्ट प्राइम डे येट, Amazon India's 36-hour blockbuster sales event is finally here. Open exclusively for all its Prime members. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, ये इट इज एक्सक्लूसिवली ओपन फॉर द प्राइम मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पर मेंबर्स अलग हो गए, जो लोग अमेजॉन इंडिया में प्राइम मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए ही ऑफर्स हैं। ऑब्वियसली तो समझ में आता है यहाँ पे। दिस एडिशन प्रोमिसेस 200 न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस फ्रॉम टॉप ब्रांड्स, अनपैरेलल्ड डील्स एंड टॉप नॉच वीडियो रिलीजेस। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे सेल में, बहुत सारी डील्स मिलेंगी, बहुत से वीडियो, क्योंकि अमेजॉन वीडियो भी आपको वहाँ पे मिलेगा, तो उसके भी नए जो वेब सीरीज होंगी या जो वीडियो रिलीजेस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। While all categories are proposing massive discounts as well as great payment offers, shoppers will have myriad options to choose from among large appliances like washing machines, refrigerators, televisions as well as ACs and microwave ovens। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हैं उन पे भारी भरकम सेल होती है, तो हमने अक्सर देखा है जब भी कोई अमेजॉन प्राइम डे सेल आती है या फेस्टिवल आता है, दिवाली या दशहरा सेलिब्रेशन से पहले, अक्सर आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी कंपनीज हैं जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो बहुत अच्छा डिस्काउंट देती हैं। काफ़ी हद तक हमें बात समझ में आ गई कि ये सारी बातें प्राइम मेंबर्स के लिए हो रही हैं। 36 आवर की ये ब्लॉकबस्टर सेल होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट कंजंक्चर बेस्ड ऑन द गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कंजंक्चर तो हमने कभी नहीं पढ़ा, पिछले 32 लेसन्स में मैंने ये नहीं पढ़ा कि कंजंक्चर होता क्या है, और ना मैंने आपको कभी पढ़ाया। कंजंक्चर से काफ़ी हद तक ये महसूस होता है कि ये किसी तरीके की लॉजिकल डिडक्शन या कंक्लूजन की बात करेंगे। अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सपोज करो ये कंजंक्चर मैंने पहली बार पढ़ा है, मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आपकी हो, आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग पता भी हो, आप कितने भी वर्ड्स याद कर लो, हो सकता है आपको ये नहीं पता हो। जैसे हमने कोरोलरी देखा था, वो एक प्रपोजिशन होती है जो कि कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन के प्रूव होने के बाद
उसको और इलेबोरेट करती है, ये हमने देखा था। अगर हमें ये नहीं समझ में आया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या पूछा है। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ई में नन कैन बी इन्फर्ड, तो यानी कि हमसे इन्फ्रेंस ही पूछा था आपने, बस उसको कंफ्यूज करने के लिए आपने कंजंक्चर ही पूछ लिया। यानी एक तरीके का लॉजिकल डिडक्शन हमें यहाँ देखना है, मिनी कंक्लूजन देखना है। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देखते हैं, अदर टॉप डील्स इंक्लूड BPL साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर फॉर अ लिटिल ओवर ₹45,000 एट नो कॉस्ट EMI एंड मैसिव डिस्काउंट्स ऑन ब्रांड्स एज LG, हिटाची एंड सैमसंग। क्या ये स्टेटमेंट एक इन्फ्रेंस है? जी नहीं। ये स्टेटमेंट अगर मैं ऐड कर दूं पैसेज में तो ये उसको स्ट्रेंथन करेगा, ये एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन बताया है ये ऑप्शन। ठीक है, ये और ज़्यादा उसको एलेबरेट कर रहा है, ये बता रहा है कि आपको साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स पर भी टॉप डील मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं LG, हिटाची और सैमसंग के ब्रांड्स पे, तो आपने वहाँ पर भी इको किया। तो काफ़ी हद तक ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जिसको जो स्ट्रॉन्ग बनाएगी मेरे आर्ग्यूमेंट को। अब तो हम ये समझ सकते हैं, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा एज एन इन्फ्रेंस। ऑप्शन बी देखते हैं, नॉट जस्ट ऑन टीवीज Amazon प्राइम डे इज हैंडिंग आउट हैवी डिस्काउंट्स एंड डील्स इन रेफ्रिजरेटर्स एज वेल। क्या ऐसा कुछ सुनने में आया, देखने में आया कि सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर भी, सिर्फ टीवी नहीं और रेफ्रिजरेटर, हमें तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बताए गए थे। तो ये तो एक लॉजिकल डिडक्शन नहीं हो सकता कि सिर्फ टीवीज पर ही नहीं और वो रेफ्रिजरेटर्स पर भी डिस्काउंट दे रहा है। ये तो हमें पता था, ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट दे रहा है। उसमें पिछले एक लाइन में हमने देखा सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट टीवी रेफ्रिजरेटर, उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे वॉशिंग मशीन्स पर भी डिस्काउंट है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्फ्रेंस नहीं हो सकता, इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। Amazon Prime Day is giving shoppers very unusual and tempting deal in majority of the categories. Prime members can get their hands on a great deal of products that too at massive discounts. Obvious है, तो लॉजिकल डिडक्शन है, क्लियर। प्राइम मेंबर्स हमें एक होता हुआ दिखा था, प्राइम मेंबर्स के लिए बहुत अच्छी बड़ी बड़ी डील्स आने वाली हैं, ये तो हमने देख लिया था पैसेज में। बहुत ही टेम्पटिंग डील है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल क्लियर आंसर है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है मुझे। ऑप्शन डी कहता है, मोर ओवर Amazon promises to get it delivered as soon as July 19, just 3 days from now। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू दी पैसेज है, ये इन्फ्रेंस तो नहीं है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ये एज एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे पैसेज के लिए कि हमें 3 दिन में डिलीवरी भी मिल रही है, तो ये भी एक स्ट्रेंथन करता हुआ आर्ग्यूमेंट होगा मेरे पैसेज के लिए। सी तो बहुत ही क्लियर एक तरीके से इन्फ्रेंस होगा और उसी को हम कंजंक्चर भी बोलेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, चीट कोड तो हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास हथियार है, तो हमें घबराना नहीं है कि यार ये क्या चीज़ होती है कंजंक्चर, व्हाट इज दिस दे आर आस्किंग। तो हम बिल्कुल क्लियरली एक ऑप्शन ई जब देखते हैं कि नन कैन बी इन्फर्ड बोला है, तो इसका मतलब कंजंक्चर इज सिमिलर टू इन्फ्रेंस। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन, मैंने यहाँ पोस्ट किया हुआ है, ये रहा इसका सोल्यूशन। इसको आप पॉज कर लेंगे और या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। In the question below are given a statement followed by 3 courses of action numbered 1, 2 and 3। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद 3 कोर्स ऑफ एक्शंस पूछे गए हैं। On the basis of the information given, you have to assume everything in the statement to be true and then decide which of the suggested course of action logically follows for pursuing। आपको कुछ नहीं, बस ये बताना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो अप होगा इस स्टेटमेंट के बाद। तो चलिए बहुत तेजी से पढ़ेंगे स्टेटमेंट। India's secretive nuclear missile tracking ship, which will become part of an elaborate missile shield being planned against attacks, is successfully undergoing harbor trials and is set to be delivered by December। इंडिया ने एक बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप बनाया, यानी कि अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल हमारे देश की तरफ बढ़ेगी और उसको ट्रैक करने के लिए हमें एक ऐसा शिप चाहिए, पानी में जहाज होगा वो, और ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई पानी के थ्रू या हवा के थ्रू भी अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल आती है तो उसको ट्रैक कर सकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे जा सकता है, बॉर्डर से दूर जा सकता है, हमारे लैंड से दूर होकर पानी में भी 10, 15, 20, 25 किलोमीटर आगे जा करके ट्रैक कर सकता है। विच विल बिकम अ पार्ट ऑफ एन इलेबोरेट मिसाइल शील्ड बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट अटैक्स, इज सक्सेसफुली अंडरगोइंग हार्बर ट्रायल्स, यानी आप हार्बर पे जाके उसको ट्रायल कर रहे हो, एंड इट हैज़ टू बी डिलीवर्ड बाय डिसम्बर, यानी कि वो जब हमारी आर्मी को दे दिया जाएगा, हमारी नेवी को दे दिया जाएगा बाय डिसम्बर, बहुत जल्दी। इसका नाम क्या है? द VC-1184, अ स्पेशलाइज्ड ओशन सर्वेलेंस शिप being built for the National Technical Research Organization, is on its way to completion just over 4 years after it was ordered as a part of Modi government's focus on creating a nuclear missile shield for the nation। थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता दिए कि NTRO को दिया जाएगा ये, ठीक है,
ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो शिप है इसका नाम है VC-1184। ये एक स्पेशलाइज्ड ओशन सर्वेलेंस शिप है, ऊपर बताया भी गया। इट इज़ अ सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। ये मिसाइल को ट्रैक कर लेता है। अगर कोई मिसाइल हमारे देश की तरफ बढ़ रही होगी, न्यूक्लियर मिसाइल, तो उसको शील्ड करेगा, उसके बारे में उसको ट्रैक करके बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा। और ये सिर्फ कब बनी है? सिर्फ 4 साल के अंदर बन गई, जब मोदी गवर्नमेंट जी का फोकस था कि मोदी गवर्नमेंट का एक फोकस था कि हमें एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल शील्ड बनाना है अपने देश के लिए, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो अनहोनी हो तो हम ट्रैक कर सकें। चलिए, ये बात समझ में आ गई क्या? अब हम हमारे पास सामने कोर्स ऑफ एक्शन दिए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे, द कॉम्प्लेक्स वेसल which will generate over 14 megawatts of power just to power up its tracking radars। अब ऑब्वियसली ऐसे पानी में अगर आपको अपने रेडार्स को ट्रैक करना है तो आपको पावर जनरेशन भी चाहिए। तो ये जो शिप होगा इसके अंदर अपने आप ही 14 मेगावाट पावर बनाने की ताकत होगी, मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली जो भी उसमें यूज़ हुआ होगा। कोई हो सकता है वो न्यूक्लियर पावर्ड भी हो। तो इट विल हैव मल्टीपल रोल्स फॉर इंडिया, फ्रॉम ट्रैकिंग एनिमी मिसाइल्स टू एक्यूरेटली गिव डेटा ऑन टेस्ट दैट आर रूटली कैरिड आउट ऑफ इंडिजीनियस स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स। इवन जो हमारे खुद के जो स्ट्रेटेजी मिसाइल हम लोग बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं कि वो कहाँ तक जा रही है, कैसे ट्रैक हो रहा है, उसको भी वो ट्रैक कर लेगा ऑब्वियसली। तो ये 2-3 इसके मल्टीपल रोल्स होंगे। पहले तो हमारे ट्रैकिंग रेडार्स के लिए पावर बनाएगा, और दूसरा ये हमारे खुद के जो इंडिजीनियस मिसाइल्स होंगे उनको भी रूटीनली उनको टेस्ट करेगा, उनका रूट ट्रैक करेगा। क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन है? जी नहीं, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन टू दी पैसेज है। यहाँ पे कुछ सजेशन नहीं दिया है कि अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन महसूस होता हुआ दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि इसके ये तो एक सिर्फ उसकी एक खूबी बताई आपने, जो एलेबरेट कर दिया उसको थोड़ा सा आपने। तो ऑब्वियस बात है ये आर्ग्यूमेंट को सिर्फ स्ट्रेंथन ही करता हुआ दिखेगा छोटा सा, या उसको एलेबरेट करता हुआ दिखेगा। स्ट्रेंथन वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं, एलेबरेट करेगा, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप विल इंक्लूड सी ट्रायल्स। अब यहाँ बोलते हैं नेक्स्ट स्टेप। जब नेक्स्ट स्टेप बोल दिया आपने तो इसका मतलब आप कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर रहे हो। विल इंक्लूड सी ट्रायल्स बाय जॉइंट टीम ऑफ इंडियन नेवी। बिल्कुल, आप जब डिलीवर करोगे तो किसको करोगे? इंडियन नेवी एंड दी NTRO। ये भी हमने देखा कि NTRO को भी ये जाएगा, तो दोनों मिलके ही इस पर एक्सरसाइज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इन विच इट स्पेशलाइज सर्विलेंस सिस्टम्स 3 dome shaped antennas packed with sensors will be extremely tested before the handing over। तो ऑब्वियस बात है, इट नीड्स एनग्रॉस्ड टेस्टिंग, बहुत ही हैवी टेस्टिंग चाहिए होगी, और वो भी किसको? मर्चेंट। जब हमारे नेवी, सॉरी मर्चेंट बोल दिया मैंने, बट इंडियन नेवी और NTRO मिल करके जब उसको टेस्ट करेंगे तो वो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा, ताकि हम उसको इंडक्ट कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, काम पे लगा सकें उसको। तो ये हमारा क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तीसरा देखते हैं, द VC-1184 which has not been given a formal commissioning name yet is one of the largest warship to be built at the Indian Yard, weighing at it and over 15,000 tons। फिर से आपने कुछ एलैबोरेट करके बताया उसकी खूबी, तो ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, ना कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर होगा सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन, ओनली ऑप्शन 2, ना कि 1 फॉलो होगा, ना कि 3 फॉलो होगा। तो हम अगर देखेंगे ऑप्शन हमसे क्या पूछे हैं, ओनली 3 फॉलोज, जी नहीं। नाइदर 1 and 3 फॉलोज, जी हाँ, ये हमारा सही आंसर होगा। नन फॉलोज, ऑल एक्सेप्ट 3 and 2, ऑल 1, 2, 3 फॉलो, जी नहीं, सिर्फ 2 फॉलो होता हुआ दिखा, 1 और 3 फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। और हम यहाँ से बढ़ सकते हैं किसकी तरफ? इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसको आप पॉज कर लीजिएगा और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी पहले पैसेज दिया है, The world's largest online paid TV network, Netflix, may look at tweaking its premium strategy for India as it finds itself lagging behind Hotstar and YouTube in the booming over-the-top market। ठीक है, OTT मार्केट है, ऑनलाइन जो हमारे आजकल आप वीडियो सीरीज़ वगैरह जो देख रहे हो, वेब सीरीज़ वगैरह आप देख रहे हो, या जो भी मूवीज़ वगैरह भी आजकल जो रिलीज़ हो रही हैं वो सब ऑनलाइन हो रही हैं। और हम एक इस नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा ऑनलाइन पेड टीवी नेटवर्क है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रेटजी दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, जहाँ पर हम यूट्यूब और हॉटस्टार पर ऑलरेडी बहुत कुछ देख रहे हैं। यूट्यूब तो पूरा फ्री है, हॉटस्टार इवन उसके प्रीमियम के लिए हमें थोड़ा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। हॉटस्टार में भी ऐसा ही कुछ है, हॉटस्टार में भी बहुत ही एक नॉमिनल फीस आपको सालाना देनी होती है, और आप उसमें फ्री के वेब सीरीज़ वगैरह वीडियो सब कुछ देख सकते हैं। इवन मैचेस जो ऑनलाइन होते हैं, इवन IPL वगैरह जो स्पॉन्सर्ड होता है, उसको भी हम हॉटस्टार पे देख सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में।
अब यहाँ बोला है द यूएस हेडक्वार्टर्ड कंपनी विच करेंटली डिराइव्स मोस्ट ऑफ इट्स स्ट्रीमिंग रेवेन्यूज फ्रॉम आउटसाइड द यूएस में एंटर लोअर प्राइस सेगमेंट्स टू अट्रैक्ट न्यू सब्सक्राइबर्स। यहाँ लो प्राइस सेगमेंट्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसे में लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। आप कम पैसा रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब करेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होगा, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, तो इसीलिए यहाँ बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट है बहुत सारे कंपनीज के। When asked about the Indian OTT market during the June quarter earnings call, we are way behind YouTube, Hotstar. Those are really the leaders on the internet. जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं इंडियन मार्केट के बारे में, तो उन्होंने कहा वी आर वे बिहाइंड यूट्यूब एंड हॉटस्टार, दोज आर द रियल लीडर्स ऑन इंटरनेट यहाँ पर इंडिया में। यानी कि उन्होंने वो भी ये मानते हैं, नेटफ्लिक्स भी ये मानता है कि यूट्यूब और हॉटस्टार यहाँ पर ज़्यादा चलने वाला वेब पोर्टल्स है या वेब ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। अब दो तीन बातें हमें क्लियर पता है। पहला तो बहुत ही कम रेवेन्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव मार्केट है। दूसरी बात हमें ये पता चल चुकी कि वो हॉटस्टार और यूट्यूब से पीछे है। कौन? नेटफ्लिक्स। थ्रू आउट नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका ज़्यादातर रेवेन्यू आता है यूएस के बाहर से, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेड टीवी नेटवर्क है, लेकिन वहाँ इंडिया में आके उसको एक काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन मिल रहा है। ये सब कुछ डिड्यूस हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। अब यहाँ 5 पूछे गए, यानी कि कोई एक सही आंसर होगा। पहला देखते हैं। इन इंडिया नेटफ्लिक्स competes with a host of OTT players including Amazon Prime Video and Star Run Hotstar that charge lower subscription fees। ये तो हमने क्लियरली इन्फर होता हुआ देखा, बहुत ही क्लियर इन्फ्रेंस है कि नेटफ्लिक्स को यहाँ पर कंपटीशन मिल रहा है किससे? अमेजॉन प्राइम वीडियो से और स्टार रन हॉटस्टार से। और उसका सब्सक्रिप्शन फीस क्यों? क्योंकि बहुत कम होता है, बहुत ही लोअर सेगमेंट का वहाँ पर पेमेंट फीस है। इसी वजह से हम लॉजिकल सेंस से ये कह सकते हैं कि नेटफ्लिक्स इज फेसिंग हैवी कंपटीशन। और ये तो बहुत ही क्लियर इन्फ्रेंस होता हुआ दिखेगा, बहुत ही लाइकली आंसर होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी भी देखते हैं। हॉटस्टार फॉर इंस्टेंस फॉलोज अ हाइब्रिड सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड चार्जेस व्यूअर्स फॉर ओनली प्रीमियम कंटेंट। In contrast, Netflix, which has invested heavily in producing like shows in regional languages for the Indian audience, addresses affluent viewers at a hefty premium। अब आप बोलो hefty premium बताता है Netflix, क्या ये कुछ इन्फर होता हुआ दिखा था? क्या हमें ये पता था कि Netflix जो है बहुत ज़्यादा पैसे लेता है और इसी वजह से वो कंपटीशन से आउट है OTT मार्केट में? जी नहीं, ये बहुत ही अनलाइकली आंसर होगा, इसके चांसेस बहुत कम होंगे, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। India will enter the top 10 largest global OTT video markets by 2022 with revenue of over 5,500 crores। क्या ये इन्फर होता हुआ दिख रहा है मुझे अपने पैसेज में से कि इंडिया जो है 10 टॉप 10 ग्लोबल OTT वीडियो मार्केट्स में चला जाएगा 2022 तक? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो एक एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन है जिसका मेरे पैसेज से फिलहाल कोई लॉजिकली प्रूव होता हुआ इन्फ्रेंशियल क्लेम नहीं मिला मुझे। चलिए ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं। A market like India has 3 or 4 different sort of growth patterns due to different demographic and segments, and Netflix may address some them one after the other। क्या ऐसा कुछ देखने को मिला? क्या हमें 3 और 4 sort of growth patterns दिखे हमारे डेमोग्राफी की वजह से, और उसके अलावा नेटफ्लिक्स के पास ऑप्शन है उनको कैपिटलाइज करने? क्या जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। लॉजिकल सेंस से मुझे ऑप्शन एकदम क्लियर इंडक्टिव आंसर है, और बाकी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बी सी डी को बिल्कुल क्लियर रिजेक्शन में ला सकते हैं। ई तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी ठीक है, हमारा आंसर ये रहेगा ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखा जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी है अच्छी, मेरे क्वेश्चंस आपने देखे हुए हैं थ्रू आउट, हमारे जो मॉक सीरीज के एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो इन्फ्रेंस और कंक्लूजन वगैरह के क्वेश्चंस निकालना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी बेटर है। चलिए, इसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और हम बढ़ेंगे आज के फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ नहीं, 5th क्वेश्चन होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये थोड़ी सी एडिटर से मिस्टेक हुई होगी। चलिए ठीक है, पहले हम देखते हैं डायरेक्शन। द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। In the 1980s, 85% of the total workforce of Tamil Nadu was employed outside the state. This percentage has been steadily declined ever since then, and in 2000 stumbled to 30%। यानी 1980 के दौरान 85% की जो वर्कफोर्स थी तमिलनाडु में, वो स्टेट के बाहर एम्प्लॉयड थी। इसका मतलब स्टेट के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट कम था। ये तो ऑब्वियस बात है, लॉजिकली इन्फर हो जाएगा, तभी तो वो 80% लोग बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। दिस परसेंटेज हैज़ बीन अ स्टडी डिक्लाइन एवर सिंस देन। अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है और 2010 में आके 30% हो गया है।
अब ये सब किन कारणों की वजह से हुआ होगा ये तो हमें सोचना होगा। चलिए पूछा क्या गया है, पहले सवाल देखते हैं। इफ द फैक्ट्स गिवन इन दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो कुछ भी इसमें बोला गया वो करेक्ट बात है, पर्टेनिंग टू द चेंज इन द तमिलनाडुज वर्कफोर्स बिटवीन 1980 एंड 2010, यानी कि वो जो 85% से 30% आ गया इंडिजिनियस वर्कफोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेम, इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जो कि इनकरेक्ट होगा इन सारी बातों को लेकर के। थोड़ा घुमा के पूछा, क्लियरली ये नहीं पूछा कि किस कारण की वजह से है, बल्कि ये पूछा किस कारण की वजह से नहीं है ये बात, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हो जाना, यही क्रिटिकल रीजनिंग है, थोड़ा कॉशियस करेगा आपको हर जगह। तो क्या ये कारण हो सकता है? ऑप्शन ए कारण हो सकता है। अगर ये कारण हो सकता है तो हमें इसे रिजेक्ट करना होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। Before 1980, people in Tamil Nadu was encouraged to learn Hindi, but after 1980, the government has banned the teaching of Hindi in its schools. क्या ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है कि हिंदी टीचिंग बंद करने की वजह से ऐसा हुआ? ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि सदर्न इंडिया में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में मोस्टली पीपल आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद हिंदी लैंग्वेज। तो अगर पहले 1980 से पहले लोग हिंदी वहाँ पढ़ते रहे होंगे तो ऑब्वियसली जब वो स्टेट के बाहर जाते हैं उनको आसान होता होगा हिंदी बोलना और काम करना या काम ढूंढना। और 1980 की बात से हो सकता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगर बैन कर दिया है हिंदी को स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली होते वो रीजनल लैंग्वेज ही जानते थे, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? रीजनल लैंग्वेज अगर आपको सिर्फ आती है और हिंदी नहीं आती है तो आप नॉर्दर्न इंडिया में तो काम नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बिकॉज एवरीबडी डजंट नो इंग्लिश। तो वो एक ऐसी बीच की लैंग्वेज हो सकती थी जिससे आप कम्युनिकेट करते, बट इफ़ यू डोंट नो हिंदी दैट वुड बी अ वेरी ट्रबलसम फॉर दी पीपल हु विल बी वर्किंग इन द नॉर्दर्न इंडिया। थोड़ा सा उनको कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिलेगा। तो ये कारण हो सकता है, तो बिल्कुल हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कारण सही कारण हो सकता है। हमें यहाँ पूछा गया इनकरेक्ट कारण, कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से? तमिलनाडु हैज़ बीन क्रिएटिंग मोर जॉब्स बाय स्टार्टिंग मोर एंड मोर फैक्ट्रीज इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा जॉब क्रिएशन देना शुरू किया, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज खोली, तो लोग इंडिजिनियसली वहाँ पर काम करना ज़्यादा प्रेफर करने लगे अपने होम स्टेट में। तो ये भी एक अच्छा कारण हो सकता है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी देखते हैं। दी अदर स्टेट्स हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग द स्ट्रेटजी ऑफ गिविंग जॉब्स टू सन्स ऑफ द सॉइल एंड नॉट दोज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड स्टेट। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बाकी स्टेट्स जो है हो सकता है अपने ही लोगों को काम ज़्यादा दे रहे हो और तमिलनाडु या बाहर के लोगों को आने नहीं दे रहे हो। ये जो स्कीम है सन्स ऑफ द सॉइल वाली, इससे ये होगा कि वो अपने इंडिजिनियस जो हमारे बंदे होंगे उनको जॉब देना प्रेफर करेंगे अपने स्टेट में, ना कि बाहर के स्टेट के। तो इस वजह से भी हो सकता है कि तमिलनाडु से बहुत से लोग बाहर ना गए हों और वो अपने ही स्टेट में जॉब ढूंढ रहे हों, तो ये भी एक अच्छा कारण हो सकता है, तो हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज़ डीबार्ड इट्स पीपल फ्रॉम लिविंग द स्टेट टू एक्सप्लॉयट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हैज़ फोर्टिफाइड द स्टेट। क्या आप फोर्टिफाई कर सकते हैं स्टेट को? क्या लोगों को डीबार कर सकते हैं स्टेट से बाहर जाने का? बहुत ही वेवर्ड और बिजार आंसर होगा ये, बहुत ही सुपरफ्लू स्टेटमेंट है, आउट ऑफ स्कोप कॉन्टेक्स्ट से जा रहा है। क्या एक ऐसा कारण हो सकता है कि आप चारों तरफ बाउंड्री बंद कर दो? क्या वो अपने आप में एक कंट्री है जो उसको फोर्टिफाई कर देगा और लोगों को पासपोर्ट की आवश्यकता होगी बाहर जाने की? जी नहीं। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही वेवर्ड आंसर होगा, और ये यही हमारा सही आंसर होगा। ये बहुत ही बिजार रीज़न है, तो इसका मतलब हम ए बी सी को बिल्कुल करेक्ट रीजंस मान के रिजेक्ट कर सकते हैं और ऑप्शन डी हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है, इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है, थोड़ा सा लेंदी इसका सोल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं बढ़ूँगा आज के इसी के साथ, लास्ट क्वेश्चन था ये और हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया हो इस पर्टिकुलर वीडियो में। हमने पूरे 10 क्वेश्चन अब डिस्कस कर लिए हैं। SBI PO 2018 के मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगे होंगे, जिस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं। आई होप आप तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कमेंट्स आपके आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ ज़रूर कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी मेहनत कुछ फ़ायदेमंद है लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच रही है। और टिल देन, जय हिंद।